हेलो एंड वेलकम टू स्टडी आईएएस। माय नेम इज़ आदिति और आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 8 की समरी। तो हम लोगों ने ऑलरेडी 6th और 7th स्टैंडर्ड की बुक्स कंप्लीट कर ली हैं। आप अगर उनको देखना चाहते हैं तो आपको वो वीडियोस चैनल पे मिल जाएंगी। और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे 8th स्टैंडर्ड की बुक को। गाइज, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो आप लोग यूज़ करें कोड स्टडी आईएएस। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड या कोई स्ट्रैटेजी वगैरह से रिलेटेड तो आप इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी क्वेरी होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी मतलब कन्फ्यूजन होगी प्लस सब्सक्रिप्शन को रिलेटेड तो वो रिजॉल्व हो जाएगी। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? रिसोर्सेज का मतलब वो होता है कि जो चीज़ें हमारी यूटिलिटी में आती हैं, जैसे कि फ़ैन है, ठीक है, जिससे हमें हमें एयर मिलती है, ठीक है, या फिर बहुत सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें क्या, ये रिसोर्सेज हैं। जैसे सूरज है, ठीक है, सन से हमें सनलाइट मिलती है, ठीक है, टू फील द वार्मथ। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी यूटिलिटी में आती है, तो इन्हें हम बोलते हैं रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज क्या होती हैं? रिसोर्सेज वो चीज़ें हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई करती है और उसकी एक वैल्यू है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज रिसोर्स। तो जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रिक्शा है, वेजिटेबल है, टेक्स्ट बुक है। सो ये सब क्या है? ये सारी यूटिलिटी हैं और इनको हम कंसिडर करते हैं रिसोर्सेज में। तो जो रिसोर्सेज हैं आपकी, दे हैव वैल्यू एंड दे आर वर्थ ऑफ इट। ओके, तो सम रिसोर्सेज जो कि हैं आपकी, जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, किसी की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, बट सम मे बिकम वैल्यूएबल ओनली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसे कि मान लीजिए जो आपकी ग्रैंड मॉम होती है, उनकी कुछ होम रेमेडीज होती हैं, दे मे नॉट हैव अ कमर्शियल वैल्यू एट प्रेजेंट, बट इफ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड तो दे कुड ऑल्सो बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। ओके, तो जैसे हमारी जो ग्रैंड मॉम वगैरह होती हैं, जो आपकी दादी नानी वगैरह होंगी, उनकी कोई भी जो वो कहते हैं ना, जो उनके घरेलू नुस्खे होते हैं, उनकी जो होम रेमेडीज होती हैं, दे आर वेरी बेनिफिशियल। अभी हम लोग मार्केट में अगर मान लीजिए कि अगर लड़कियों के पिंपल हो जाते हैं तो दे टेंड टू यूज ऑल दोज कॉस्मेटिक्स टू गेट रिड ऑफ दैट पिंपल। बट इफ दे अगर वो लोग अपनी दादी नानी का कोई भी होम रेमेडी उसको यूज़ कर लेंगी एंड उससे वो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। तो अब वो जो हमारी नानी की या दादी की जो भी ये होम रेमेडीज़ हैं, इसके बारे में सिर्फ हमें पता है, बाकी लोगों के बारे में नहीं पता। बट अगर हम इसी चीज़ को पेटेंट लगा के मतलब इसको सेल करें, ठीक है, तो ये मतलब इकोनॉमिक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, बट एट प्रेजेंट उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है नहीं। ओके, तो ये यही डिफरेंस है, किसी चीज़ की अगर इकोनॉमिक वैल्यू है और किसी चीज़ की नहीं है, ठीक है, बट दे आर वेरी यूजफुल। उसकी यूटिलिटी तो है, हमें उस रेमेडी की वजह से यू आर एबल टू गेट रिड ऑफ दैट पिंपल। सो मीनवाइल द टू फैक्टर दैट चेंज सब्सटेंस टू रिसोर्सेज इंक्लूडिंग टाइम एंड टेक्नोलॉजी। जो रिसोर्स है, ठीक है, उसमें टाइम लगा दें, टेक्नोलॉजी लगा दें, तो थिंग्स विल बी चेंज। ओके, तो अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होती हैं आपकी 3 प्रकार की। एक तो होती है नेचुरल, दूसरी होती है ह्यूमन मेड एंड तीसरी ह्यूमन। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं? नेचुरल रिसोर्सेज वो हैं जो कि हमें नेचर से मिलती हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं बिना किसी मॉडिफिकेशन के। तो जैसे मान लीजिए जो हवा है, जो एयर है, ठीक है, एयर वी ब्रीथ, वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो सॉइल है, मिनरल्स हैं, और ये सारी चीज़ें, ये सारी नेचुरल हैं और इसमें हम कोई भी मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं आपकी, उनको कैटेगराइज कर सकते हो आप लोग रेन्यूएबल में और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में। तो जो आपकी रेन्यूएबल रिसोर्स होती है उसको आप रिन्यू कर सकते हो, दैट कुड बी लाइक वो you can replenish it very quickly. Okay, now your solar and wind energy are the renewable resources जो कि that are unlimited and will not be affected by human activities। जो solar और wind energy आपकी,
ठीक है, वो एक प्रकार की रेन्यूएबल रिसोर्सेज हैं और वो अनलिमिटेड है, उनकी कोई लिमिट नहीं है कि मतलब आज है कल ख़त्म हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। और इससे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको कोई अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो मीनवाइल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं आपकी, जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है, ठीक है, और एक बार एग्जॉस्टेड हो जाए वो, तो उनको करीब से करीब 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं रेप्लेश होने में। तो कुछ एग्जाम्पल हैं ऐसे, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, इनकी क्या है, ये लिमिटेड मात्रा में, जैसे किसी आप पर्टिकुलर शॉप पे जाते हो, ठीक है, और कोई चीज़ आपने देखी वो लिमिटेड है ना, तो लिमिटेड एडिशन होते हैं बहुत सारी चीज़ों के, एक बार चलेगी तो दूसरी बार काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद ही आ पाएगी। तो वैसा ही है आपकी जितनी भी ये कोल है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, तो एक बार अगर ये ख़त्म हो गया, इनका लिमिटेड स्टॉक है, एक बार ख़त्म हो गया तो करीब 1000 ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको रेप्लेनिश होने में। तो जैसे कि फिजिकल फैक्टर्स हैं आपके, टेरेन है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, दैट अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हो गई जो कि आपको नेचर से मिलती हैं और इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इसमें कुछ ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो कि यू कैन जिनमें आप कोई अफेक्ट नहीं पड़ता उनको, ठीक है, दे आर अनलिमिटेड एंड सम ऑफ देम आर लिमिटेड ऑल्सो, ओके, और जिनको रेप्लेनिश होने में काफ़ी समय लग जाता है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। तो एट टाइम्स नेचुरल सब्सटेंसेज जो हैं आपके, दैट बिकम रिसोर्सेज ओनली आफ्टर द ओरिजिनल फॉर्म हैज चेंज्ड। तो लोग क्या करते हैं, जैसे पीपल मेक यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे कि मैन्युफैक्चर होती है चीज़ें, जैसे आपकी बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, रोड्स हैं, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, ठीक है। ये एक और अलग एग्जाम्पल है आपका टेक्नोलॉजी का, ठीक है, कि मतलब आपकी टेक्नोलॉजी की वजह से बिल्डिंग्स आर बीइंग क्रिएटेड, ब्रिजेस आर बीइंग क्रिएटेड, ओके, सो दीज थिंग्स आर मशीनरी हैं, व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर करती हैं टू द नंबर, मतलब क्वांटिटी एंड द एबिलिटीज ऑफ द पीपल। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या रेफर करती हैं कि एक तो क्वांटिटी और एबिलिटी, मतलब मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। सो दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग्स आर स्पेशल रिसोर्सेज, कि वो लोग मतलब क्या क्या चीज़ें बना देते हैं। आपको तो पता ही है कि लोग कितने ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ द एबिलिटी दे आर टेंडिंग टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि हमारे लिए बहुत रिसोर्सफुल, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत यूजफुल साबित हो रही हैं, ठीक है। तो इम्प्रूविंग द क्वालिटी of people's skills so that they are able to create more resources is known as human resource development. तो इसमें आपने क्या देखा कि जो मतलब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आपकी बिल्डिंग हो गई, ब्रिजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये सारी किसने बनाई है, ये सारी ह्यूमंस ने बनाई हैं। जैसे कि आपका ताजमहल है, ठीक है, वो किसके द्वारा बनाया गया था, वो ह्यूमंस ने ही बनाया, ठीक है, इंसानों ने बनाया उसे, ठीक है, बट जब बनाया और आज वो एक ऐसा मतलब इट्स एन सीनिक स्पॉट एंड पीपल जस्ट लव इट, इट्स एन अट्रैक्टिव, इट्स सो वेरी अट्रैक्टिव। तो मतलब ये सारी क्या, ये क्रिएटिविटी है, लोगों की एबिलिटी है कि उनका दिमाग कहाँ तक गया और उन्होंने कितनी अच्छी चीज़ बना दी। तो दैट्स वाई ह्यूमंस आर द मोस्ट स्पेशल रिसोर्स, ठीक है, बिकॉज पीपल आर वेरी रिसोर्सफुल, कि वो मतलब अपना दिमाग लगा के क्या क्या चीज़ें बना देते हैं। कि पहले तो जब मतलब लोग पानी भी पीते थे तो देवर आपको तब उस टाइम पे जैसे क्ले पॉट्स वगैरह मिलते थे, ठीक है। अब उसके बाद मग्स की इन्वेंशन हो गई, ठीक है, फिर आपकी पेपर को कट करने के लिए सिजर की इन्वेंशन हो गई, देन रग्स ऑल्सो बीन वर क्रिएटेड, ऊपर चढ़ने के लिए लैडर्स की वो हो गई, ठीक है, फिर मोबाइल फोन्स की वो हो गई, ठीक है, इन्वेंशन हो गई, देन कैन्स वर बीन कैन्स की इन्वेंशन हुई, टीवी की हुई। तो दिस इज व्हाट आर दीज थिंग्स, ये क्या है, ये एबिलिटी है ह्यूमन बीइंग की कि वो कहाँ तक सोच सकता है और मतलब कितनी हद तक जाके वो क्या क्या चीज़ें बना सकता है, ठीक है। किसी ने सोचा ही होगा ना कि पेपर को नॉर्मली हम बहुत अच्छे वे में नीटली कैसे कट कर सकते हैं। सो फॉर दैट ही मेड दिस पेयर ऑफ सिजर, ठीक है, कितना दिमाग लगाया होगा उसने, फिर ये बनाई।
तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, और आजकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो ही रही है। तो ये हो गई आपकी ह्यूमन मेड रिसोर्सेज जो कि आपकी ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई हैं, ठीक है, मतलब जो कि आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करके ह्यूमन ने जो चीजें बनाई हैं तो उनको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ कंजर्विंग रिसोर्सेज। कंजर्विंग रिसोर्सेज मतलब मान लीजिए, जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन वेयर ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैज ड्राइड अप एंड ऑल द ट्रीज वर कट डाउन, देयर इज नो शेड and nothing to eat or drink. If we are not careful, then even renewable resources can become very scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted. अब मान लीजिए इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर एक दिन ऐसा हो कि जो जितना भी पानी है हमारी धरती पे, हमारी अर्थ पे जितना भी पानी है वो सारा सूख जाए, जितने भी ट्रीज हैं वो सारे के सारे कट जाए, ठीक है, वहाँ मतलब हमारी अर्थ पे कोई भी ट्री ना हो, पानी ना हो, ठीक है, ना कोई शेड होगी, ना कोई पानी होगा पीने के लिए, तो उस समय क्या करेंगे हम? अगर हम लोग सतर्क नहीं होंगे अपनी रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे भी, ठीक है, क्योंकि हमें लगता है ये तो अनलिमिटेड है, इनको क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि अगर हम उनकी तरफ केयरफुल नहीं होंगे, उनकी मतलब उनकी टेक केयर नहीं करेंगे, तब तक वो भी स्कार्स हो जाएंगी, दे विल ऑल्सो बी लाइक वो भी खत्म हो जाएंगी, और जो हमारी नॉन रिन्यूएबल वन है वो तो एग्जॉस्टेड हो ही जाएंगी, डेफिनेटली हो जाएंगी। तो हमें इन सब को संभाल के रखना है। जिन चीज़ों से हमें कहते हैं ना कि हम जिन चीज़ों से हमें बहुत फ़ायदे मिलते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनकी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, जैसे हमारी लाइफ में इंसानों की इम्पोर्टेंस होती है, उसी हिसाब से हमारी लाइफ में इन सारी नेचुरल चीज़ों की इम्पोर्टेंस है इन ऑर्डर टू लिव। इनके बिना ना तो हम जी पाएंगे, ना हमारी कोई लाइफ है, ठीक है, और लाइफ के बिना तो इन सारी चीज़ों के बिना सर्वाइवल तो बहुत मुश्किल है, तो फिर जियोगे कैसे जब ये चीज़ें नहीं बचेंगी। तो इसीलिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल about all these things. So using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. अब जो आपकी रिसोर्सेज हैं उनको केयरफुली यूज करना है। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, टैप चलाया तो उसे खुला छोड़ देते हैं, बंद कर दो उसको। व्हेन इट इज इन यूज उस टाइम तक यूज करो, व्हेन जब यूज ही नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, फैन वगैरह है, ठीक है, उसे ऑन करके छोड़ दिया, लाइट्स ऑन करके छोड़ दी। अगर आप उस रूम में नहीं हो या इफ यू डोंट नीड दैट, switch it off, save energy, save a lot of life, because there are a lot of people जिनके यहाँ पर लाइट है ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, ठीक है। उन लोगों से पूछिए कि उन लोगों को क्या प्रॉब्लम होती होगी। एटलीस्ट वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, बट थिंक ओवर और थिंक अबाउट दोज पीपल हु डोंट हैव ऑल दीज थिंग्स। तो हमें अपनी रिसोर्सेज को बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, उन्हें समय देना चाहिए, ठीक है, टू गेट रिन्यूड। और इसी चीज को क्या बोलते हैं हम, इसी चीज को बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। तो केयरफुली यूटिलाइज करें रिसोर्सेज को, सो दैट बिसाइड मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट इट ऑल्सो टेक केयर ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। इस चीज को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। अब देखिए, हमें तो केयरफुली इन चीजों को यूज करना ही करना है, रिसोर्सेज को, बट ध्यान में रखिएगा कि जितना काम हम लोग यूज करेंगे उतना ही ये चीज बची रहेंगी, ठीक है, ताकि जो आपकी फ्यूचर जनरेशन होगी ना, अपने बच्चों के लिए भी तो कोई चीज़ जब बचाओगे कि नहीं, कि सारी चीज़ें खुद ही यूज़ कर लोगे। हाउ कुड पीपल बी सो वेरी सेल्फिश कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं रखना है, वी विल एग्जॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि हम इस चीज़ को यूटिलाइज करें, और कैसे यूटिलाइज करें, सिर्फ और सिर्फ तब तक यूटिलाइज करें कि हमारी जितनी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। उससे ज़्यादा किसी चीज़ को यूज़ करोगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। सो वी हैव टू सेव फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो, द अपकमिंग फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। So there are ways to conserve resources and each person can contribute by reducing consumption, recycling and reusing things. तो बहुत सारे ways हैं कंजर्व करने की रिसोर्सेज को, ठीक है। अब हर इंसान कंट्रीब्यूट करेगा रिड्यूस करने की, मतलब जो कंजप्शन है आपकी उसको कम कर दीजिए। जब हमें खाना बचाना होता है, मान लीजिए अभी लॉकडाउन में, ठीक है, देयर वर लॉट ऑफ टाइम
कि बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं मिल रही थी, तो उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं, जस्ट उसका जो कंजप्शन है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दें, सो दैट वी कैन लाइक हम लोग एक साथ मिलके जितनी भी प्रॉब्लम है उससे लड़ सकें, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो कंजप्शन था उसको रिड्यूस कर दिया गया था क्या नहीं, सबने करा होगा, सबने एक मतलब रिडक्टिव वे में सारी चीज़ें यूज़ करी होंगी, ठीक है। तो रिड्यूस करें कंजप्शन को, रिसाइकिल करें चीज़ों को, रीयूज करें चीज़ों को। रिसाइकिल मतलब कोई भी चीज़ है आपको उसको अगेन एंड अगेन यू नीड टू रिसाइकिल दैट। अगर मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है जो रिसाइकिल हो सकती है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही नॉर्मली ना फेंक दें, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होती हैं, उनको लोग आसानी से यूं ही फेंक देते हैं, मत फेंकिए उनको ऐसे, ठीक है। उनको अपने पास रखें, किसी वेस्ट कलेक्टर को दे दें, ठीक है, सो दैट ही कैन वो उनको मतलब रिसाइकलिंग के लिए दे देगा। रीयूज करिए चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपके पास, ठीक है, अगर वो रीयूज हो सकती है तो उसे रीयूज करें। Okay, so the future of our planet and people is dependent on our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. तो ये जो फ्यूचर है हमारे प्लानट का, हमारे लोगों का, वो डिपेंड करता है हमारी एबिलिटी पे कि हम कैसे मेंटेन करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, प्रिजर्व करते हैं और अपनी लाइफ को एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं जो कि नेचर हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लोगों को वी आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट कि जो भी चीज़ें, ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, ठीक है। जितनी भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं दे आर सस्टेनेबल ओनली, ठीक है। और द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। देन जो डैमेज है नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को वो कम हो जाए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज होगा तो बहुत प्रॉब्लम हमारे लिए ही आएगी। तो ये हो गया आपका कंजर्विंग रिसोर्सेज, जिसमें आप लोगों ने रिसोर्स कंजर्वेशन पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा। तो आप लोगों को पता चला होगा कि कैसे कैसे हमें अपना कंजप्शन को करना है रिड्यूस, ठीक है। हमारे अपकमिंग जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें चीज़ें करनी है सस्टेन। ओके, सो ट्राई टू डू दीज थिंग्स, अपने आप में भी करिए सारी चीज़ें एंड इट विल बी लाइक आप लोगों के लिए ही बेहतर है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूटिलिटी में आ गई। लैंड है, सॉइल है, वाटर है, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है। तो इनके बारे में हम लोग आज डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम लैंड की। तो लैंड क्या है? लैंड सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है हमारी। लैंड हमारा कवर करता है 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। कितना? 30% कवर करता है अर्थ सरफेस का। ओके, एंड नॉट एवरी पार्ट इज हैबिटेबल। अब हर जगह है ना वो हैबिटेबल नहीं है रहने के लिए। सो कॉज फॉर द अनइवन पॉपुलेशन इन सर्टेन पार्ट इज वेराइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। अब जो एरिया हैं जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं और अनइनहैबिटेटेड हैं वो है आपके, जैसे कि जहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी हो गई, स्टीप स्लोप्स होंगे, ठीक है, माउंटेन्स पे जहाँ पे घर नहीं बन सकते हैं, या फिर लो लाइंग एरियाज होंगे ससेप्टेबल टू वाटर। और जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है आपके, प्लेन एरिया है, रिवर वैली है, जहाँ पे मतलब प्लेन एरियाज में क्या है, आप एग्रीकल्चर भी, अब रहने के लिए इंसान को खाने की, पीने की सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो अब इंसान यही सोचता है कि हम कोई ऐसी जगह रहें जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर भी कर सके, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के लिए पानी की भी ज़रूरत होगी, तो हम ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे पानी भी हो, हमारा घर भी बन सके और खाने के लिए चीज़ें भी हो सकें। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी नीड्स आपकी फुलफिल हो रही हैं, देन दैट पर्टिकुलर प्लेस इज गुड फॉर यू टू स्टे, ठीक है। तो वो हो गए आपके एक प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में आपको पता ही है इट्स वेरी डेंसली पॉपुलेटेड। फिर रिवर वैली एरिया, ठीक है। फिर वो लैंड जो कि सूटेबल है आपके एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और जिन लैंड्स पे आप लोग नहीं रह सकते, जहाँ पे रॉक टोपोग्राफी हो, स्टीप स्लोप हो माउंटेन्स पे, ठीक है, और लो लाइंग एरिया हो वे ससेप्टेबल विच आर susceptible to the water. Now
लैंड के यूजेस क्या हैं? तो जो लैंड है आपका उसको यूज किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए। एक हो गया आपका एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए और सेटअप करने के लिए इंडस्ट्री। तो हमारा जो लैंड है वो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। पहला है आपका एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, ठीक है, माइनिंग के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, घर बनाने के लिए यूज होता है, रोड बनाने के लिए होता है, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए होता है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर विच अ लैंड इज बीन यूज। सो द फिजिकल फैक्टर्स विच आर डिटरमाइनिंग द यूज ऑफ लैंड, टोपोग्राफी, सॉइल है, क्लाइमेट है, मिनरल्स है, अवेलेबिलिटी मतलब वाटर अवेलेबल है वहाँ पे या नहीं। तो ये जो कुछ फिजिकल फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि भाई हमारे लिए लैंड किस किस चीज़ों में मतलब यूजफुल है। पहली चीज़ तो ये कि टोपोग्राफी ठीक होनी चाहिए, सॉइल अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छी हो, मिनरल्स वाटर होना चाहिए। तो ये ह्यूमन फैक्टर्स दैट आर ह्यूमन determinants of land use pattern, population and technology। तो जो लैंड है आपका दैट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड इनटू प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो जो हमारा लैंड है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, एक तो प्राइवेट लैंड में, दूसरा है कम्युनिटी लैंड में। अब ये डिसाइड कैसे होता है? ओनरशिप के हिसाब से। जो प्राइवेट लैंड है आपका वो किसी इंडिविजुअल के मतलब द्वारा ओन किया जाता है, ठीक है, और जो कम्युनिटी लैंड है वो किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है कॉमन यूजेस के लिए, जैसे आपका कलेक्शन ऑफ फॉडर हो गया, फ्रूट्स हो गया, नट्स हो गया, मेडिसिनल हर्ब हो गया, ठीक है। सो अनदर नेम फॉर द कम्युनिटी लैंड इज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। एक और नाम है कम्युनिटी लैंड का, याद रखिएगा इसको, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, ठीक है। तो जो आपका प्राइवेट लैंड है यानी कि वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा ओन किया गया हो, और जो कम्युनिटी लैंड है वो किसी कम्युनिटी के द्वारा ओन किया जाता है जिसको कॉमनली यूज किया जा रहा हो, जैसे कि फॉडर के कलेक्शन के लिए, फ्रूट्स के कलेक्शन के लिए, नट्स के लिए, मेडिसिनल हर्ब के लिए, ठीक है। और कम्युनिटी लैंड का एक और नाम है, वो क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। तो इवन दो जो पीपल हैं दे डिमांड ever growing availability of land is limited, thus leading people to encroach land to build commercial areas, shopping complexes in urban areas and to expand agricultural land in rural areas। तो जो लोगों की डिमांड है, ठीक है, लैंड यूज की, ठीक है, दैट इज लिमिटेड, दस जो मतलब लोगों को जो लैंड यूज करना भी है तो वो इट इज़ लाइक कमर्शियल पर्पस के लिए, कमर्शियल एरिया बनाने के लिए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए। अर्बन एरिया में तो ऐसे यूज होता है, ठीक है, और रूरल एरिया में कैसे कि उनको एक्सपैंड करना है, ठीक है, लैंड को फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस। तो ये जो एक्सपेंशन है एग्रीकल्चर के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, तो ये किससे लीड करता है? ये लीड करता है मेजर थ्रेट फॉर लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन। तो ये जो हमारी ये भूख है ना कि मतलब हमें यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बनाना है, इधर भी बनाना है, हमें इस यहाँ पे कॉलेज बनाना है, यहाँ पे कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो लैंड है वो मतलब उसका यूज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और रूरल एरिया में क्या है कि उनको अपनी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, कल्टीवेशन के लिए और लैंड चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। तो ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ना एग्रीकल्चर के लिए, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, तो ये क्या कर रहा है? ये मेजर थ्रेट की तरफ हमें घसीट कर लेकर जा रहा है, जो है आपके लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सॉइल इरोजन और डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो पहली चीज कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। नाउ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और उनकी जो डिमांड है वो उससे ज्यादा बढ़ रही है। सो पॉपुलेशन जिस जिस हिसाब से बढ़ेगी वैसे ही उनकी डिमांड बढ़ती जाती है, ठीक है। सो एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड द ग्रोइंग डिमांड्स लीड टू द लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उसी हिसाब से क्या होता है कि हमें, जैसे मान लीजिए कि एक जगह सिर्फ एक मतलब ये इतनी सी जगह, यहाँ पर एक इंडिविजुअल रह रहा था, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है, ये यहाँ पे रह रहा था, ये इसका एक घर है और इसके लिए ये सफिशिएंट था एरिया, ठीक है। मान लीजिए इसकी शादी हो गई, ठीक है, अब इसकी जो वाइफ है उसको लगा कि ये हमारे लिए जो एरिया है दिस इज नॉट सफिशिएंट, तो इसने क्या करा, इसने और आगे बढ़ा लिया इसको, ठीक है, इसने और बड़ा कर दिया इस घर को,
ठीक है। फिर मान लो कि इनके बच्चे हो गए, ठीक है। अब इनके बच्चे हो गए, उनके लिए ये सफिशिएंट नहीं हुआ तो उन्होंने इसको और बढ़ा दिया, ठीक है। अब फिर इनके बच्चों के बच्चे, तो ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई वैसे वैसे जो यूज है लैंड का वो बढ़ता गया, ठीक है। और जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है मतलब वो सारी चीजें एकदम उनका जो यूज है वो एकदम से बढ़ता गया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट का और उन बाकी सारी नेचुरल रिसोर्सेज का, क्योंकि भाई जब लैंड है ही इतना यूज के लिए, ठीक है, और बाकी सारे लोग भी रहेंगे, अब यही बंदा उसमें से इतना सारा लैंड ले लेगा तो ये बाकी के लोग कहाँ जाएंगे। तो हमें क्या करना है कि इन सारी चीजों से बचना है, क्योंकि जितना हमें लैंड हम जितना लैंड यूज करते हैं उसके लिए जाने कितने पेड़ काटे जाते हैं, ठीक है, ताकि वो लैंड यूज में आ सके। बहुत सारे फॉरेस्ट भी क्लियर करे जाते हैं जिससे जो वाइल्ड लाइफ है वो भी इफेक्ट हो रही है, उनका जो हैबिटेट है वो इफेक्ट हो रहा है बिकॉज हमारी नीड की वजह से। सो मीनवाइल देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स, ठीक है, जो कि बताए गए हैं कि हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं अपने लैंड रिसोर्सेज को। सबसे पहली चीज एफॉरेस्टेशन, ग्रो अ प्लांट, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन, रेगुलेट करें यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स को, फर्टिलाइजर को, और चेक करें ऑन ओवर ग्रेजिंग। डोंट ओवर ग्रेज द लैंड, ठीक है, उससे मतलब जो लैंड है आपका वो एकदम बेकार हो जाएगा। और एफॉरेस्टेशन करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट अ लॉट ऑफ ट्रीज ताकि आप अपने लिए ऑक्सीजन का इंतजाम कर सकें, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए। एंड मेक अ हैबिट इन योर फैमिली, डेवलप दिस हैबिट टू प्लांट अ ट्री एंड दिस विल बी वेरी इफेक्टिव। लोग अपने बर्थडेज पे अगर एक एक ट्री लगाना शुरू कर दे, एक एक प्लांट लगाना शुरू कर दें, तो दैट वुड बी सो वेरी बेटर कि आप जब तक बड़े होंगे तब तक आप उसका ध्यान रखते रहेंगे, ठीक है, उसको अपने साथ साथ उसकी भी देखभाल करते रहेंगे, तो दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर योर सेल्फ ओनली। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब सॉइल की। सो द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड क्लोजली लिंक टू द लैंड। जो सॉइल है आपकी वो क्या है, वो है थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस जो कि कवर करती है हमारी सरफेस को, अर्थ की सरफेस को, और क्लोजली लिंक है लैंड से। तो लैंड फॉर्म्स हैं आपके डिटरमाइन करते हैं द टाइप ऑफ सॉइल। अब आपकी जो सॉइल है वो बनती है ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर्ड रॉक से, जो कि हमें आप अपनी अर्थ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। एंड ये सारी चीज मतलब ये जो सॉइल है आपकी, ठीक है, दिस यू कैन जो सॉइल है इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स विच इज फाउंड ऑन द अर्थ थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ठीक है। सो नाउ द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अब एक परफेक्ट मिक्स, अगर मान लीजिए आपको कोई एक मिक्सचर बना रहे हैं आप, ठीक है, तो उसमें अगर आप बहुत सारी मतलब अनवांटेड चीज़ें डाल देंगे और फिर वो मिक्सचर प्रॉपर नहीं बना तो वो खराब हो जाएगा। सेम चीज़ है सॉइल के साथ, मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का अगर परफेक्ट मिक्स है, राइट मिक्सचर है, तो सॉइल हो जाएगी आपकी फर्टाइल। अदरवाइज अगर नहीं है तो सॉइल आपकी फर्टाइल नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं लैंडस्लाइड के बारे में। सो द मास मूवमेंट ऑफ रॉक्स, डेब्रिस or earth down a slope is known as landslide, and it often takes place in conjunction with earthquakes, floods and volcanoes, ठीक है। अब जो आपकी लैंडस्लाइड्स हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर मास मूवमेंट है रॉक का या डेब्रिस का, ठीक है, और द अर्थ डाउन अ स्लोप, उसे हम लैंडस्लाइड बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, ये तब होता है जब जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ गया, ठीक है, फ्लड्स आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, तो उस वजह से जो होने वाली चीज़ें लैंडस्लाइड उसे हम बोलते हैं, ठीक है। और मीनवाइल इट्स अ प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल दैट कैन ऑल्सो कॉज अ लैंडस्लाइड। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो उसमें भी लैंडस्लाइड का खतरा होता है। मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। मिटिगेशन मैकेनिज्म होता क्या है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है,
ठीक है, जिसने विच हैज़ बीन एम्पावर्ड अस टू अंडरस्टैंड कि जो फैक्टर होते हैं जो लैंडस्लाइड को कॉज करते हैं, ठीक है, उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। मतलब ये एक बेसिक ऐसी टेक्निक है, ऐसी फायदेमंद टेक्निक है जिससे हम समझ सकते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कॉज करते हैं लैंडस्लाइड को और हम उससे कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो कुछ ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहली चीज, फर्स्ट थिंग, हैजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज विच आर प्रोन टू लैंडस्लाइड। वी शुड नो दीज थिंग्स कि कौन सा एरिया है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए, ठीक है, और उस एरिया को हम अवॉइड कर सकते हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग या फिर कोई भी सेटलमेंट ना किया जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल टू स्टॉप द लैंड फ्रॉम स्लिपिंग। कंस्ट्रक्ट कर दें उस रिटेंशन वॉल का, एक ऐसी रिटेंशन वॉल को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए ताकि वो लैंड वहाँ से स्लिप ना करे, ओके। इंक्रीज कर दीजिए वेजिटेशन कवर टू अरेस्ट लैंडस्लाइड। वेजिटेशन कवर का इंक्रीज कर देने से क्या होगा कि वो दैट विल अरेस्ट द लैंडस्लाइड एंड लैंडस्लाइड वहां पे होने में काफी प्रॉब्लम होगी, फिर लैंडस्लाइड नहीं हो पाएगा, ठीक है। आखिरी मेथड है आपका जो सरफेस है, ठीक है, उस पर जो ड्रेनेज है, जो सरफेस ड्रेनेज है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, ठीक है। कंट्रोल वर्क्स टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ लैंडस्लाइड अलोंग विद द रेन वाटर एंड स्प्रिंग फ्लोज। तो अब इसमें क्या होगा, जो ड्रेनेज कंट्रोल है, ठीक है, उससे क्या होगा, वो कंट्रोल कर लेगा मूवमेंट को जो कि लैंडस्लाइड मतलब हो सकती है रेन वाटर की वजह से, ठीक है, या फिर स्प्रिंग फ्लो की वजह से, ठीक है। तो ये कुछ 4 मेथड थे जिसे यूज करके, मतलब जिसे हम दिमाग में रख के we could avoid landslide and these are very beneficial also। तो मिटिगेशन मैकेनिज्म एक वो टेक्निक है जो कि हमें बताती है कि अगर किसी जगह लैंडस्लाइड है, ठीक है, तो उसे हम कैसे मैनेज कर सकते हैं और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, ठीक है। नाउ फैक्टर्स जो कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए यूज होते हैं। पहली चीज, द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, टोपोग्राफी होती है, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और समय जितना कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के लिए लगता है। तो आपकी सॉइल के लिए जो पेरेंट रॉक है वो डिटरमाइन करती है उसका कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट कितना है, कंटेंट, परमिएबिलिटी, ठीक है। दूसरा आता है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि आपका टेम्परेचर है, रेनफॉल है, इन्फ्लुएंस करता है वो रेट ऑफ वेदरिंग को, ह्यूमस फॉर्मेशन को। फिर बात करते हैं टाइम को, डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल को, ठीक है। समय के साथ साथ क्या होता है, जो थिकनेस होती है सॉइल की वो डिटरमाइन करी जाती है, ठीक है। फ्लोरा, फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। और बात करते हैं फिर रिलीफ की, एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सॉइल फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी हैं, ठीक है। तो पेरेंट रॉक कैसे हेल्प करता है, वो डिटरमाइन करता है कलर को, टेक्सचर को, केमिकल प्रॉपर्टीज को, मिनरल्स को, कंटेंट, परमिएबिलिटी को सॉइल की, ठीक है। और क्लाइमेट कैसे करता है कि टेम्परेचर कैसे, रेनफॉल इन्फ्लुएंस कितना है ताकि जो रेट है वेदरिंग का या ह्यूमस फॉर्मेशन का वो ठीक रहे। टाइम करता है कि डिटरमाइन करता है जो सॉइल की थिकनेस है वो कैसी होगी। फ्लोरा और फोना या फिर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन को और रिलीफ करता है आपके एल्टीट्यूड को, स्लोप को, जो कि डिटरमाइन करते हैं अक्यूमुलेशन ऑफ द सॉइल। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन के लिए बेहद जरूरी हैं, ओके। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। तो जो सॉइल है हमारी, ठीक है, और जो डिप्लीशन है, दे आर द मेजर थ्रेट्स टू द सॉइल एज अ रिसोर्स। तो बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू द डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब या तो वो ह्यूमन भी हो सकते हैं जो इफेक्ट है, और वो नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हमारी जो सॉइल को डिग्रेड करें, ठीक है। तो अब वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हमारी सॉइल को डिग्रेड करते हैं। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन, मतलब कटिंग ऑफ ट्रीज। अ लॉट ऑफ ट्रीज आर बीइंग कट, ठीक है। इतनी सारी ट्रीज को कट करने की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो एक तरीके, मतलब वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है सॉइल डिग्रेडेशन के लिए। दूसरा है आपका
ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेज करवाना, जब ज़्यादा ही ज़्यादा ग्रेजिंग हो रही हो, ठीक है, वो भी एक फैक्टर है जिससे सॉइल डिग्रेड होती है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स, एक तो क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ का, मान लीजिए कि हमें खाना खाना है, ठीक है, तो अगर हम अपनी डाइट से ज़्यादा, भूख से ज़्यादा, एपेटाइट से ज़्यादा इफ़ वी एट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो उससे क्या होता है, वो ओवर यूज हो गया। अब ओवर खाना खा लोगे तो क्या हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी, ओबेसिटी हो जाएगी, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, हेल्थ इश्यूज हो जाएंगी। वैसा ही है हमारी सॉइल के साथ। अगर हम ओवर यूज कर दे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, तो क्या होगा, जो सॉइल है वो हो जाएगी डिग्रेड, ठीक है। देन बात करते हैं रेन वॉश की। अब रेनफॉल की वजह से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो प्रॉब्लम दे सकती हैं, ठीक है। दूसरा है आपका लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। लैंडस्लाइड की वजह से सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है, फ्लड्स की वजह से हो रहा है। तो ये क्या है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉइल को डिग्रेड करते हैं, जो कि फैक्टर्स हैं विच आर लीडिंग टू सॉइल डिग्रेडेशन। कौन कौन से आपके, डिफॉरेस्टेशन है, ओवरग्रेजिंग है, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है या पेस्टिसाइड्स है, रेन वॉश है, लैंडस्लाइड और फ्लड्स है। तो डिफॉरेस्टेशन कितना होता है आपका, 30%, ठीक है। एग्रीकल्चर 28%, ओवरग्रेजिंग हो रही है 35%, फ्यूल वुड गैदरिंग 7% और इंडस्ट्री के लिए 1%। सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं कॉज कर रही हैं सॉइल डिग्रेडेशन को, वी शुड अवॉइड ऑल दीज थिंग्स कि ऐसा ना हो। एग्रीकल्चर पर्पस के लिए 28% यूज हो रहा है, ठीक है। ये कितना मतलब अफेक्ट कर रहा है हमारी सॉइल को। डिफॉरेस्टेशन कितना हो रहा है, ओवरग्रेजिंग देखिए कितना हो रहा है, फ्यूल वुड के लिए देखिए कितना हो रहा है, और फिर इंडस्ट्री के लिए भी देखिए। तो ये सारी चीज़ें हमें रिड्यूस करनी पड़ेंगी, अपनी जो कंजप्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे इफेक्ट कम पड़े। नाउ मीनवाइल सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर ऑल्सो गिवन बिलो। अब ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम अपनी जो सॉइल है उसको कंजर्व कर सकते हैं। जो पहला मेथड है वो है मल्चिंग का। मल्चिंग क्या होता है, इट्स अ बैकग्राउंड, ठीक है, एक बैकग्राउंड है बिटवीन प्लांट्स which is like plants is covered with a layer of organic matter like straw and it helps to retain soil moisture. It's a background between plants and it is covered with a layer of organic matter like straw and it helps to retain soil moisture. एक background है जो कि प्लांट्स के बीच में है, जो कि कवर्ड है ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, एक स्ट्रॉ लाइक उसमें है जो कि हेल्प करता है रिटेन करने में सॉइल मॉइस्चर को, ठीक है। फिर है आपका कॉन्टर बैरियर्स, तो जैसे स्टोन्स हैं, ग्रास है, सॉइल है, विच आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर। सो नाउ जो आपके स्टोन्स हैं, ग्रास है, सॉइल है, ठीक है, ये यूज किए जाते हैं इन ऑर्डर टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग द कॉन्टूर्स। तो ट्रेंचेस जो होते हैं आपके, दे आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, ओके। तो ये बन जाते हैं आपके काउंटर बैरियर्स। फिर बात करते हैं रॉक डैम की। रॉक डैम्स क्या है, रॉक्स आर बीन पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर एंड ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। जो आपकी रॉक्स हैं उनको इस तरीके से पाइल्ड अप किया जाता है ताकि वो स्लो कर दें फ्लो ऑफ वाटर को और हेल्प करें इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। फिर है आपकी टेरेस फार्मिंग। Terrace farming is like broad flat steps or terraces which are made on the steep slope so that flat surfaces are available to grow crops, thus reducing surface runoff and soil erosion. जो टेरेस फार्मिंग है आपकी वो होती है ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स पे या टेरेसेस पे, ठीक है, जिससे क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द मेथड टू विच आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट जो फ्लैट सर्फेस है दैट इज सर्फेसेस जो कि अवेलेबल है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, ठीक है, और इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है सरफेस रन ऑफ और सॉइल इरोजन, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग की बात करते हैं। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, डिफरेंट क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑल्टरनेट रो में, ठीक है, ताकि मतलब इट शुड प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। फिर बात करते हैं कॉन्टर प्लोइंग की। तो प्लोइंग पैरेलल to the contours or of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. फिर आता है आपका शेल्टर बेल्ट। तो शेल्टर बेल्ट क्या होता है कि जो कोस्टल एरिया है या आपके जो ड्राई रीजन है
ठीक है, वहां पे रोज ऑफ ट्रीज आर बीन प्लांटेड ताकि वो चेक कर सके विंड के मूवमेंट को और प्रोटेक्ट कर सके सॉइल कवर को। ठीक है, ये है आपकी इंटरक्रॉपिंग की टेक्निक। ठीक है, इसमें मतलब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे बीट रूट है, यहाँ पे कैरेट है, तो अलग अलग क्रॉप है, यहाँ पे कैबेज है, ठीक है, यहाँ पे कोई और प्लांट है, तो ये इंटरक्रॉपिंग कर रखी है। ठीक है, अलग अलग क्रॉप्स को एक जगह पे ग्रो किया जा रहा है। बात करते हैं वाटर की, तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, जो कि हमारा वाटर। सो ओशन कवर्स अबाउट 2/3 of the earth's surface and supports a rich variety of plant and animal life. So however, it is a saline and not useful for human consumption. तो हमारी जो अर्थ का 3/4 हिस्सा है, जो 3/4 सरफेस है, वो कवर्ड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से। ठीक है, और वो रिन्यूएबल रिसोर्स आपका वाटर भी है। तो ओशन जो है, ठीक है, ओशन कवर्स करीब से करीब 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस, जो कि सपोर्ट करता है रिच वेराइटी ऑफ प्लांट्स में, ठीक है, और एनिमल लाइफ में। सो हाउएवर, जो सलाइन है और जो नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन है, वो फ्रेश वाटर अकाउंट करता है करीब से करीब 2.7%, and 70% of these occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region, and they are inaccessible because of their location. तो 1% ही से 1% ऑफ फ्रेश वाटर है जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि करीब से करीब 2/3 जो हिस्सा है, ठीक है, वाटर का, वो ओशन कवर कर लेता है। ठीक है, एंड ओशन वाटर इज सलाइन, उस बहुत सॉल्टी होता है। ठीक है, विच इज नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। देन फ्रेश वाटर काफ़ी कम है, 70% ऑफ द वाटर occurs as ice sheet and glaciers in Antarctica, Greenland, और उन सारे माउंटेन रीजन में जो कि इनएसेसिबल है, ठीक है, अपनी लोकेशन की वजह से। दूसरा करीब 1% ही है फ्रेश वाटर जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। ना वाटर कैन नीदर बी एडेड नॉट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ एंड इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो वाटर को ना तो हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी अर्थ से, तो जो उसकी वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ही रहेगी। ठीक है, सो इस अबांडेंस सीम्स टू वेराई ओनली बिकॉज जो कांस्टेंट मोशन है। तो साइक्लिंग थ्रू द ओशन, द एयर, द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ एवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ। तो ये क्या है, ये एज यू ऑलरेडी नो कि जो हमारी जो वाटर साइकिल है उसमें क्या क्या होता है, एक प्रोसेस होती है आपकी इवेपोरेशन की, फिर प्रेसिपिटेशन की और रन ऑफ की। ठीक है, सो दिस इज योर वाटर साइकिल। ठीक है, एक कांस्टेंट मोशन है, एक साइकिल है थ्रू द ओशन, थ्रू द एयर। ठीक है, जो मतलब जैसे आपका पूरी ये प्रोसेस है इवेपोरेशन की, प्रेसिपिटेशन की, ठीक है, ये पर्टिकुलर वाटर साइकिल है। तो प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपकी, प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। ठीक है, अब मतलब हमारी जो वर्ल्ड है, ठीक है, वो बहुत ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेस हो रही है कि जो फ्रेश वाटर उसकी शॉर्टेज है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो कंट्रीज जो कि विच आर लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट ससेप्टेबल टू ड्राउट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो जो वाटर शॉर्टेज है मे बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, और स्कार्सिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटेमिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि जो वाटर की डिमांड है, ठीक है, एक तो फ्रेश वाटर, सिर्फ फ्रेश वाटर ही है ह्यूमन कंजप्शन के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और वही चीज़ अगर आपकी लैक हो रही हो, उसी का ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो हमारी वाटर रिसोर्सेज है वो कम होती जाएगी। ठीक है, और जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है वही कम हो रहा हो। तो बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे या तो क्लाइमेट जोन ऐसे हैं, ठीक है, या उनकी लोकेशन ऐसी है कि वहाँ पे ड्राउट्स फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को, वाटर की स्कार्सिटी हो रही हो। ठीक है, तो उस चीज़ को, उस एक्सप्लॉयटेशन को हमें थोड़ा कम करना चाहिए। ठीक है, नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं वाटर रिसोर्सेज को। तो टू गेट एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर रिसोर्सेज, सो स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रिजर्व दिस रिसोर्स। पहली चीज, forest and other vegetation cover slow the surface runoff and replenish underground water.
तो जो फॉरेस्ट है या वेजिटेशन कवर है, ठीक है, वो स्लो करता है सरफेस रन ऑफ को, रेप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को. सो वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ. जो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है, ठीक है, जो प्रोसेस है, वो क्या करती है, वो एक तरीके का मेथड है जिससे जो सरफेस रन ऑफ है वो कम हो सके. ठीक है. दूसरा मेथड देखिए, जो कैनाल्स हैं आपके, दे आर यूज टू irrigating the fields should be properly lined to minimize the losses by water seepage. जो आपके कैनाल्स बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, इरिगेशन के लिए फील्ड के. ठीक है. तो उसको ना प्रॉपरली लाइन किया जाना चाहिए ताकि जो वाटर सीपेज है, ठीक है, जो मतलब लॉस है, ठीक है, जो वाटर सीपेज हो रहा है वो थोड़ा कम हो जाए. देन स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस. जो स्प्रिंकलर्स होते हैं वो इफेक्टिवली इरिगेट करते हैं एरिया को और एक चेक रखते हैं वाटर लॉस पे थ्रू द सीपेज एंड इवेपोरेशन. ओके. देन जो आपके ड्राई रीजन्स होते हैं जहाँ पे हाई रेट होता है इवेपोरेशन का, सो दैट ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज वेरी यूजफुल ओवर देयर. ओके. देन the valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. अब बहुत सारी मतलब वाटर, द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स, ठीक है, उसको कंजर्व करने के लिए हम ये सारी जो मीन्स ऑफ इरिगेशन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा वाटर हो सके कंजर्व. ठीक है. नाउ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करते हैं. तो नेचुरल वेजिटेशन है, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ है, वो एग्जिस्ट करता है ओनली इन द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर दैट वी कॉल द बायोस्फेयर. तो जो हमारा नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है नैरो जोन में. ठीक है. जो कि कॉन्टैक्ट करते हैं बिटवीन लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, जिसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर. तो बायोस्फेयर में क्या होता है, जो लिविंग बींग्स होते हैं दे आर interrelated and interdependent on each other for the survival. Okay, so this life supporting the system is known as the ecosystem. So wildlife includes animals, birds, insect as well as aquatic life forms. So the birds feed on insects and act as decomposers as well. So the vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of the environment. So animals, big or small, all are integral to maintain balance in the ecosystem. अब ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मतलब आपकी नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, ठीक है, तो ये सारी क्या है, जो आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, ठीक है, तो ये सब क्या है, ये एक दूसरे का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है. और इन्हीं के सर्वाइवल से इनकी जो इंटरडिपेंडेंट वाली जो एक वो है, उसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम बनता है. ठीक है. ये एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है. ठीक है. एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इससे हमारा इकोसिस्टम बन रहा है. जैसे कि ये जो बर्ड्स हैं वो फीड करती हैं इंसेक्ट को, ठीक है, एंड एक्ट एज अ डीकम्पोजर एज वेल. जैसे आपकी वल्चर हो गई, अपनी एबिलिटी की वजह से टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्कैवेंजर, और कंसिडर्ड किया जाता है उसको एक वाइटल क्लेंजर के तौर पे हमारी इन्वायरमेंट के लिए. सो जो एनिमल चाहे बड़े हो या छोटे हो, दे ऑल आर इंटेग्रल. ठीक है. एक बैलेंस बनाने के लिए हमारे इकोसिस्टम में. ओके. तो आपको पता चल गया ये कि कैसे नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, मतलब जैसे हमारे एनिमल्स हैं, हाउ कैन दे बी यूज और दे आर बीन इम्पोर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम. देन बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में. तो जो ग्रोथ है वेजिटेशन की, वो डिपेंड करती है प्राइमरीली ऑन योर टेम्परेचर और मॉइस्चर. जो वेजिटेशन है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे. तो जो मेजर वेजिटेशन है, जैसे टाइप्स ऑफ वर्ल्ड है, वो उनको ग्रुप किया जाता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स और टुंड्रा में. ठीक है. सो नाउ इन एरियाज जहाँ पे हैवी रेनफॉल है या फिर ह्यूज ट्रीज हैं, दैट ट्राइब्स फॉरेस्ट आर thus associated with the areas having abundant water supply. ठीक है. जहाँ पे हैवी रेनफॉल है, बड़ी आपकी ह्यूज ट्रीज हैं और फॉरेस्ट हैं, तो उस एरिया को क्या कंसिडर किया जाता है कि यहाँ पे ना ज्यादा वाटर सप्लाई होगी. ठीक है. सो एज द नंबर ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेस, जो साइज है ट्रीज का और जो उनकी डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है. सो
शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज एंड श्रब्स ग्रो इन द रीजन जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल हो, ठीक है। अगर किसी जगह पे इफ यू कैन सी कि जो नंबर ऑफ मॉइस्चर है वो डिक्रीज होता है, जो साइज ऑफ ट्री है वो कम है, जो डेंसिटी है वो रिड्यूस हो रही है, एंड दे आर शॉर्ट स्टंटेड ट्रीज ओवर देयर, श्रब्स ग्रो कर रही हैं, तो उस रीजन में क्या है, उस रीजन में मॉडरेट रेनफॉल है। एंड इन ड्राई रीजन थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स आर ग्रोन बिकॉज देयर इज लो रेनफॉल। जहाँ पे थॉर्नी श्रब्स हैं, स्क्रब्स हैं, ठीक है, तो वहाँ क्या है, रेनफॉल कम है। तो इनके ग्रोथ से हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ पर वाटर कितने मात्रा में है, वहाँ पे जो रेनफॉल है वो मॉडरेट है, लो है, या अबंडेंट वे में वाटर सप्लाई है। तो वी कैन जस्ट यू नो इन सब की ग्रोथ से, वेजिटेशन की ग्रोथ से वी कैन टेक एन क्लू। ओके, नाउ अब इनको कंजर्व कैसे कर सकते हैं हम अपनी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो जैसे जैसे आपको पता है कि क्लाइमेट का चेंज हो रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो क्या कॉज करता है, वो लॉस कॉज करता है हमारे नेचुरल हैबिटेट्स को फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल। सो द डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, दे आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स जो कि एक्सेलरेट करते हैं प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन को ऑफ दीज रिसोर्सेज। So one other major concern is the poaching that results in a sharp decline in the number of particular species. ठीक है, जैसे कि नेशनल पार्क्स हैं, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, दे आर मेड टू प्रोटेक्ट अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो जो आपके नेचुरल वो नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, ये क्यों बनाए गए हैं? इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि जो आपका ह्यूमन इंटरफेरेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसकी वजह से यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है हमारे नेचुरल हैबिटेट को, ठीक है, फॉर द प्लांट्स को, एनिमल्स को, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन की वजह से, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉरेस्ट फायर्स की वजह से, सुनामी हो रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, एंड दे आर सम ऑफ द ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, ये दोनों ही इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस है एक्सटेंशन की इन रिसोर्सेज की वो ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। और वन ऑफ द मेजर कंसर्न जो हमारी है वो रिजल्ट कर रही है ना शार्प डेक्लाइन, ठीक है, हमारी कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज़ का। तो इसी वजह से जो नेशनल पार्क हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, इनको बनाया जा रहा है ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने नेचुरल वेजिटेशन को और वाइल्ड लाइफ को। सो कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स बहुत नेसेसरी है, ठीक है, टू सेव द प्रेशियस रिसोर्स फ्रॉम डिप्लीशन। अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री के लिए, वन महोत्सव हो रहा है, ठीक है, वो इट इज़ ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल, ताकि सबको पता चले, सबकी अवेयरनेस बढ़े इस चीज़ से रिलेटेड। स्कूल बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज किया जा रहा है टू बर्ड वॉच एंड विजिट द नेचर कैंप, सो दैट उनको यू नो that they appreciate the habitat of varied species, उनको पता चले कि हमारे यहाँ कितनी मतलब वैरायटी की स्पीशीज हैं, they are so varied and you need to conserve them, you need to be aware of all these things. So many countries have passed law against the trade as well as the killing of birds and animals. In India also killing lions, tigers, deers, great Indian bustard and peacock is illegal. हमारे यहाँ इंडिया में लायंस को किल करना, टाइगर को, डियर को, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को या पीकॉक को इलीगल है, ठीक है। मीनवाइल इंटरनेशनल कन्वेंशन है, साइट्स हैं, हैज बीन एस्टैब्लिश्ड that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited. तो मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशन भी हैं, ठीक है। एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है आपकी साइट जो कि इस्टेब्लिश करी गई थी इन ऑर्डर टू लिस्ट सेवरल स्पीशीज़ को, ठीक है, एनिमल्स की वो स्पीशीज़ को या बर्ड्स की वो स्पीशीज़ को जिन इन विच जो ट्रेड है वो प्रोहिबिट हो सके। ओके, तो ये अवेयरनेस हम सबको बढ़ानी चाहिए कि जो भी हमारी ये नेचुरल वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। हमें अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखानी चाहिए कि मतलब हम हर चीज़ से मतलब दे शुड बी इनकरेज टू बर्ड वॉच ऑल दीज थिंग्स, विजिट करें वो नेचर कैंप को, जाने अपनी हैबिटेट के जाने अपनी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, ठीक है। अप्रिशिएट करें दैट वी हैव अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ दिस, ठीक है। और
उन सारी चीज़ों को भी जाने के, इन सारे लॉज को भी जाने के, कौन कौन से एनिमल्स को किल करना या फिर किसी भी एनिमल को किल करना इज़ ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी गुड, ठीक है, बहुत गलत है किसी की भी जान लेना। तो इसी वजह से हमें ये सोचना चाहिए कि जैसे हम इंसान हैं वैसे सब हैं, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे लिविंग बींग्स हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ दिस थिंग, ठीक है, बिकॉज हम अपने शौक के लिए किसी और की जान नहीं ले सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हो गए हैं कंप्लीट। कल मैं आपके सामने थर्ड और फोर्थ चैप्टर लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू रिलेटेड टू दिस। एंड अगर आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने की सोच रहे हैं तो यूज़ करें कोड StudyIAS, ठीक है, इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो हर किसी को चाहिए, तो यूज़ करो इस कोड को, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है प्लस सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग के, मतलब समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है, बेनिफिशियल है या बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, तो उस चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है, सीधे सीधे इस नंबर पे कर लो कॉल, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। एंड देन यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप अस, ठीक है, व्हाट्सएप करना तो ईजी है यार, कर लो, ठीक है। तो चलिए गाइज, वील गोना मीट टुमारो, ठीक है, विद चैप्टर 3 and 4। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय, वील मीट टुमारो, बाय बाय।